Online guys, hello everyone. Are you getting me? सब कुछ सही है? माई वॉइस, विजुअलिटी, क्लैरिटी, पीपीटी जो भी आपके साथ शेयर हो रहा है, राइट इन कमेंट बॉक्स। इज एवरीथिंग फाइन? देन टाइप वाई। केवल एक वर्ड आपको वाई टाइप करना है, एक लेटर केवल। एक तो रिवीजन हो रहा है, और नंबर टू, पता लग रहा है कि एग्जैक्टली हाउ मच यू फर्दर रिक्वायर स्टडी। क्या लेवल है आपका, कैसी प्रिपरेशन है, क्या अभी एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। चलिए, तो फिर मैं आज जो भी डिस्कशन ले रहा हूँ क्वेश्चन रिलेटेड, उसमें ज़्यादातर क्वेश्चन अर्थ से रिलेटेड होंगे। पहले हम यूनिवर्स पर अपना डिस्कशन कर चुके हैं, और यूनिवर्स के बाद उसी से एसोसिएटेड थिंग्स हमने देखा है, मतलब प्लेनेट वगैरह को पूरा हम एक्सप्लोर कर चुके हैं। अब प्लेनेट में एक और अर्थ से रिलेटेड, टाइम से रिलेटेड, लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड से रिलेटेड, ये सब हम देखेंगे। तो पहले जाएंगे क्वेश्चन नंबर 1 पर। यहाँ पर थोड़ा ब्लैंक स्क्रीन आ रहा है, अभी मैं देखते हैं, ये थोड़ा सा इस इशू को फिक्स कर लेते हैं। चलिए, आप चैट बॉक्स में करते रहिए, बाकी जब तक ये स्कैन वाला इशू फिक्स होता है तब तक मैं क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस कर देता हूँ कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रेट सर्कल ऑन। ओके, बताइए, आप मेंशन कीजिए कमेंट बॉक्स में कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट। क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन है इसका, कि विच ऑफ ग्रेट सर्कल ऑन ग्लोब। अब नॉर्थ लैटिट्यूड फास्ट, कि कौन पर इक्वेटर। देखो, इक्वेटर को लार्जेस्ट पॉसिबल सर्कल माना जाता है, तो इक्वेटर तो ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि लार्जेस्ट पॉसिबल सर्कल है, सबसे बड़ा सर्कल है जो हम ग्लो कर सकते हैं। दूसरा है प्राइम मेरिडियन लाइन, तो प्राइम मेरिडियन लाइन भी ग्रेट सर्कल है, और खासतौर से जितने भी लॉन्गिट्यूड हैं वो हमारे सारे ग्रेट सर्कल हैं। लेकिन लैटिट्यूड के केस में जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, जो हमने अर्थ को डिवाइड किया है हॉरिजॉन्टल लाइंस में, लगभग 0 डिग्री से 90 डिग्री नॉर्थ तक और 0 डिग्री से 90 डिग्री साउथ तक, तो वो आप देखते हो कि सारी ये हॉरिजॉन्टल लाइन, जैसे हम की तरफ जाते हैं उतना ही सर्कल छोटा होता जाता है। तो 60 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड ये भी नहीं होगा, क्योंकि लॉन्गिट्यूड जो है वो इक्वल है लेंथ में, लॉन्गिट्यूड्स आर इक्वल इन लेंथ। वो है 60 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। तो अभी तक ये क्वेश्चन सामने नहीं था, अब देखो सामने है क्वेश्चन। मैं मोबाइल का इस्तेमाल कर रहा था जब तक क्वेश्चन को देखने के लिए, लेकिन आपके कमेंट वगैरह लेता रहूंगा। आप
पार्टिसिपेट करते रहिए। अब दूसरे क्वेश्चन पर हम चलते हैं। तो इसका आंसर हमने देखा डी, डी फॉर दिल्ली, दैट इज 60 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। ये थोड़ा सा आज मेरे अंदाज से या तो हैंग कर रहा है या फिर मे बी डिफरेंट अदर टेक्निकल प्रॉब्लम। चलिए कोई नहीं, तो फिर मैं मोबाइल का इस्तेमाल कर लेता हूँ दूसरे क्वेश्चन के लिए डिस्कशन करने के लिए, जब तक ये हमारा सिस्टम स्मूथली वर्क नहीं करता। 0 डिग्री लैटिट्यूड एंड 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। अब देखो ये तो स्टक हो गया सिस्टम यहां पर, अनेबल टू मूव इट। लेकिन आप ऑप्शन मैं बता देता हूं यहां पर, अटलांटिक ओशियन, आर्कटिक ओशियन, इंडियन ओशियन या पैसिफिक ओशियन। चलिए, तो 0 डिग्री एंड 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड कहां पर दोनों मैच करेगा? जस्ट टेल मी गाइस फास्ट। क्या अटलांटिक ओशियन में होगा, आर्कटिक ओशियन में होगा, इंडियन ओशियन में होगा, पैसिफिक ओशियन में होगा? तो यहां पर करेक्ट आंसर हम देखेंगे, द करेक्ट आंसर हियर इज अटलांटिक ओशियन। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 3, among which among the following cities which one lies in farthest north? तो फारदेस्ट नॉर्थ मतलब आप, ये आपकी अर्थ है, ये इक्वेटर है 0 डिग्री। तो यहां से ऊपर की तरफ जब मूव करेंगे तो क्या पहले बीजिंग आएगा? मानो यहां पर दिल्ली है, यहां पर बीजिंग है, यहां पर न्यूयॉर्क है और यहां पर रोम है। तो आंसर रोम की तरफ ज्यादा सूटेबिलिटी होगी। इसका देखो एग्जैक्ट लैटिट्यूड आपको याद नहीं करना है, लेकिन फिर भी एक रफ आइडिया, अगर मैप को आप बार बार देखते रहोगे तो इस तरह के क्वेश्चंस को इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। वो है व्हेन इट इज नून अलोंग 82.5 ईस्ट। जब ये नून है 82.5 डिग्री ईस्ट, आप अगर इंडियन स्टैंडर्ड टाइम देखो तो ये क्या है गाइस? टेल मी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ये क्या है? एट्टी टू एंड हाफ डिग्री ईस्ट है या नहीं है? एट्टी टू एंड हाफ डिग्री ईस्ट है। चलिए ठीक है, तो व्हेन इट इज नून 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड along what डिग्री लॉन्गिट्यूड इट विल बी 6:30 AM। तो 6:30 कहां पर होगा? देखो अब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 82.5, इसको आप डिवाइड करें तो मतलब 75 डिग्री प्लस 7.5 हो जाएगा। इसका मतलब है 15 डिग्री मल्टीप्लाइड विथ 5 प्लस 7.5 डिग्री। आप जानते हो कि 15 डिग्री इक्वल टू 1 आवर और 7.5 डिग्री इक्वल टू 30 मिनट। ठीक है, तो ये 5 आवर 30 मिनट हो गया। 5 hours 30 minutes when it is noon
along 82.5 degree east longitude, along what degree longitude it will be 6:30 am. यहां पर कितना है 12 नून, मतलब ये 12 PM वाला टाइम है। और 5:30 रिड्यूस करोगे तो कहां पर पहुंच जाओगे, आप 0 डिग्री ईस्ट और वेस्ट पर पहुंच जाओगे। इफ डिफरेंस ऑफ लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड का डिफरेंस है फॉर टू प्लेसेस 90 डिग्री। अब देखो इससे रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चन आएंगे, तो मैं बेसिक मैकेनिज्म को यहां पर क्लियर कर देता हूं, क्योंकि आप बार बार कंफ्यूज हो गए या अंडरस्टैंड करने में डिफिकल्टी आ सकती है आपको। तो मैं यहां पर बताता हूं आपको कि अर्थ, ये हमारी अर्थ है और ये अर्थ वेस्ट टू ईस्ट घूमती है, वेस्ट टू ईस्ट घूमती है। अच्छा, एक पूरा चक्कर लगाने में, ये वेस्ट टू ईस्ट पूरा चक्कर लगाने में कितना टाइम लेती है 24 आवर्स। 24 आवर्स में कितना घूम जाती है एक चक्कर, मतलब 360 डिग्री। तो एक घंटे में कितना घूमेगी, इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाई 24, मतलब 15 डिग्री घूमेगी एक घंटे में। अच्छा, तो हाफ एन मतलब 30 मिनट में कितना घूमेगी, 30 मिनट में घूमेगी भाई ये 7.5 डिग्री। तो इसका मतलब है 4 मिनट में कितना घूमेगी 1 डिग्री। ये आपको ये वाला हमेशा माइंड में फिक्स कर लेना है, याद कर लेना है पूरी तरह से, इसे अपने माइंड में सेट कर लीजिए कि 1 आवर इक्वल टू 15 डिग्री, 30 मिनट इक्वल टू 7.5 डिग्री। तो डिफरेंस इन लॉन्गिट्यूड फॉर टू प्लेसेस 90 डिग्री। तो 90 डिग्री यहां पर करोगे, इसको डिवाइड कर लो 15 से, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 15 डिग्री मल्टीप्लाइड विद 6 इक्वल टू 90 डिग्री। तो इसका मतलब है कि 6 घंटे, 6 आवर्स, 6 आवर्स। तो इफ डिफरेंस ऑफ longitude for two places is 90 degree, the time interval between these places will be 6 hours. I hope this is very easy and suitable question to you. Now question number 6 देखिए, the prime meridian does not passes through. prime meridian किससे नहीं पास होता है? तो गाइज मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप सारी कंट्री याद करें, हालांकि एक्रोबैट या एक्रोनिम का इस्तेमाल करके अगर सारी कंट्रीज याद कर लेते हैं तो इसमें आपको काफी हेल्प मिलेगी। लेकिन अगर नहीं भी याद करते हैं तो चलेगा, बट इसको स्किप नहीं करना है। एटलीस्ट आप एक आइडिया रखें, एटलीस्ट आपके पास एक इंट्यूशन हो कि जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए तो आप करेक्टली अटेम्प्ट कर लें। भले ही आपको सारी कंट्री याद नहीं है, लेकिन कंट्री का नाम देखते ही आप समझ जाएं कि क्या इससे प्राइम मेरिडियन पास हो रहा है, क्या इससे इक्वेटर पास हो रहा है, क्या इससे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास हो रहा है, क्या इससे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास हो रहा है। या फिर सिंपली याद कर लेंगे कौन कौन सी कंट्री से ये सारे स्पेशल लैटिट्यूड या स्पेशल लॉन्गिट्यूड पास हो रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए नाइजर। अल्जीरिया, फ्रांस और स्पेन इनसे पास कर रहा है, नाइजर एक कंट्री है जिससे नहीं पास कर रहा है। इंटरनेशनल डेटलाइन पासिस थ्रू किससे, देखो पहले हमने कहा था कि जो इक्वेटर है या प्राइम मेरिडियन है वो किस ओशियन में मिलते हैं। अब हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल डेटलाइन। और इंटरनेशनल डेटलाइन गाइस क्या होता है, यू नो वेरी वेल कि 180 डिग्री ईस्ट एंड वेस्ट, 180 डिग्री ईस्ट एंड वेस्ट, ये क्या है आपकी इंटरनेशनल डेटलाइन। अब 180 डिग्री आप देखोगे यहां पर, इसको लिख सकते हो 180 डिग्री को 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री। तो इसका मतलब है कि यहां 15 मल्टीप्लाइड विथ 6 प्लस 15 मल्टीप्लाइड विथ 6, तो 6 घंटे यहां हो गए और 6 घंटे यहां हो गए, तो टोटल हो गए 12 घंटे। अब देखो ईस्ट से वेस्ट गए हम 180 डिग्री, तो 12 घंटे ये हो गए, मतलब कह सकते हो कि 0 डिग्री से 180 गए, या 180 ईस्ट से फिर 0 डिग्री गए और 0 से फिर 180 डिग्री वेस्ट गए, 12 घंटे वो हो गए। तो इसीलिए बोला जाता है कि इंटरनेशनल डेट लाइन जब भी एक पर्सन क्रॉस करता है तो डेट चेंज हो जाती है। अगर इंटरनेशनल डेट लाइन एक ट्रेवलर है, वॉयेजर है, अगर वो आइडियल में मूव कर रहा है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट,
अगर वो वेस्ट से ईस्ट जा रहा है तो ही गेन्स अ डे। अगर वो ईस्ट टू वेस्ट जा रहा है तो ही लूज अ डे। ये माइंड में फिक्स कर लेना आप। ये कैसे आता है, ये इस तरह से आता है। देखो 180 डिग्री यहां पर मान लिया हमने वेस्ट, ये मान लिया 0 डिग्री, और ये मान लिया 180 डिग्री ईस्ट। तो पहले पर्सन 180 वेस्ट से 0 डिग्री गया, फिर 0 से कहां पर चला गया 180 डिग्री ईस्ट। तो देखो इसके बीच में जो गैप होगा वो 180 डिग्री है, और 180 डिग्री मतलब 12 आवर्स। 0 से 180 डिग्री ईस्ट मतलब 12 आवर्स। तो इसीलिए यहां पर देखो तो पर्सन यहां से ट्रेवल करने में यहां तक 24 घंटे ले रहा है, तो दिन चेंज हो जा रहा है यहां पर। फर्दर टेक्निकली ये 180 डिग्री वेस्ट या 180 डिग्री ईस्ट, अब मुझे बताइए ये सेपरेट लाइन है या सेम लाइन है? 180 डिग्री ईस्ट या 180 डिग्री वेस्ट सेम लाइन है? टेक्निकली ये सेम लाइन है। क्यों है सेम लाइन? क्योंकि हमारा ग्लोब ऐसे है, गोल गोल राउंड शेप में, स्फेरॉइड शेप में है हमारी अर्थ। तो टेक्निकली अगर इसको हम घुमा दें, अगर इस लाइन को हम ऐसे रोटेशन बना दें, छल्ला बना दें, तो आप देखोगे कि दोनों 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट, ये दोनों सेम ही तो लाइन है, पूरी तरह से सेम है। ठीक है, ये मैंने कुछ क्वेश्चन फ्यूचर में आएंगे या आगे स्लाइड्स में आएंगे, उसके लिए आपको मैंने एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन दिया है। यहां पर देखिए पैसिफिक ओशियन है, इंटरनेशनल डेटलाइन आपको याद होना चाहिए। कितने प्लेसेस से ये जिगजैग हो रहा है, कौन कौन सी कंट्री आ रही हैं, क्या ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है या जिगजैग लाइन है, पैसिफिक ओशियन से जा रहा है या किसी अदर ओशियन से जा रहा है। ठीक है, तो इसके बारे में आपको प्रॉपर आइडिया होना चाहिए। यहां पर करेक्ट ऑप्शन जो है वो सी होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। देयर इज नो मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस। टू प्लेसेस के बीच में कोई भी मिनिमम डिस्टेंस नहीं है। तो अभी अभी गाइस मैंने इसलिए आपको पहले क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया था कि भाई ये अंडरस्टैंड कर लो, तो कई सारे क्वेश्चंस को आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो। और इससे भी पहले मैंने टाइम को कैलकुलेट वगैरह किया है, यहां पर टाइम को कैलकुलेशन किया है। तो इस तरह के बेसिक अंडरस्टैंडिंग रखोगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस को आप इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे, नहीं तो गलत मारोगे फिर, या फिर तुक्का मारोगे। अब नो मिनिमम डिस्टेंस, कोई भी मिनिमम डिस्टेंस नहीं है बिटवीन टू प्लेसेस, तो एक ही जगह हो सकता है और वो है इंटरनेशनल डेटलाइन। ठीक है, क्योंकि टेक्निकली यहां पर 180 डिग्री ईस्ट या वेस्ट जो है वो सेम ही तो है। Which one of the following state is nearest to international dateline? अच्छा, आपने अभी न्यूज में हॉर्मुज स्टेट सुना होगा, तो स्टेट क्या होता है? या मलक्का स्टेट सुना होगा, बियरिंग स्टेट सुना होगा, स्टेट ऑफ फ्लोरिडा या स्टेट ऑफ जिब्राल्टर। तो गाइस जस्ट कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए कि टेक्निकली स्टेट क्या होता है, या आपने इस्थमस सुना होगा। ये इस्थमस क्या होता है और स्टेट क्या होता है? जब देखो कोई वाटर बॉडीज या नैरो वाटर चैनल टू लार्ज वाटर बॉडीज को कनेक्ट करता है तो उसे स्टेट बोलते हैं, जैसे पाक स्टेट। ठीक है, तो दो वाटर बॉडीज को जब कनेक्ट करेगा तो स्टेट, और जब दो लैंड मासेस को कनेक्ट करेगा तो उसे बोलेंगे हम इस्थमस, जैसे पनामा जहां से कैनाल बनाई गई। ठीक है, तो मलक्का है या बियरिंग स्टेट है। आप देखते हो कि फॉलोइंग स्टेट इज नियरेस्ट टू आइडियल, तो आइडियल के ऊपर अगर नॉर्दर्न साइड में देखोगे तो बियरिंग स्टेट वहां पर दिखाई देगा आपको। इट इज बियरिंग स्टेट। ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 10। देखो ये काफी टेक्निकल और थोड़ा सा कह सकते हो स्मार्ट क्वेश्चन है। अगर आप में से टेक्निकली इसको करेक्ट अटेम्प्ट करोगे आप, तो मुझसे मिल लीजिए ऑफलाइन। आई कैन ऑफर यू 1 चॉकलेट फॉर इट। तो कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कर सकते हो, लेकिन क्विकली विद इन टाइम
फ्रेम आपको अटेम्प्ट करना होगा और लॉजिक के साथ एक्सप्लेन भी करना होगा, ऐसे नहीं तुक्का मारोगे। ठीक है। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल है लेकिन फिर भी स्मार्ट फ्रेमिंग है। अब देखो, कैप्टन ऑफ शिप है, कैप्टन ऑफ शिप मूविंग वेस्टवर्ड, रिकॉर्ड द लोकल टाइम, मूविंग वेस्टवर्ड रिकॉर्डिंग लोकल टाइम 10 आवर्स मंडे एट 19 डिग्री वेस्ट। तो ये 90 डिग्री वेस्ट पर, यहां 90 डिग्री वेस्ट मान लीजिए, टाइम है 10 आवर्स, डे है मंडे। ठीक है। नाउ इफ द स्पीड ऑफ शिप इज सेम एज स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ, टेल मी गाइस द स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ, स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ, जल्दी बताइए। तो ये स्पीड की जो अर्थ की स्पीड है वो सेम है, जैसे मैंने पहले डिस्कस किया, 24 आवर में 360 डिग्री, तो 1 आवर में कितना, 15 डिग्री। अब यहां 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री कितने आवर्स में, 15 मल्टीप्लाइड विथ 6 इक्वल टू 6 आवर्स। ठीक है। तो शिप मूव कर रहा है अर्थ की सेम स्पीड से, ये अर्थ है आपकी, ये कैसे मूव कर रही है आपकी, वेस्ट टू ईस्ट, और शिप कैसे मूव कर रहा है, ईस्ट टू वेस्ट, और ये अर्थ है। यस, अर्थ मूव कर रहा है वेस्ट टू ईस्ट और शिप मूव कर रहा है ईस्ट टू वेस्ट, दोनों की स्पीड सेम। अब भाई देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग लोकल टाइम डे वुड बी फाउंड कैप्टन इंटरनेशनल डेट लाइन, तो इंटरनेशनल डेट लाइन पर कौन सा डे या टाइम फाइंड आउट होगा। तो देखो, ये 6 घंटे आगे मतलब अगर आपका वेस्ट टू ईस्ट जा रहा है या शिप ईस्ट टू वेस्ट जा रहा है तो 6 घंटे पीछे चलेगा, लेकिन उसी टाइम में अर्थ जो है उतना ही शिफ्ट हो जाएगी नीचे। तो टेक्निकली होगा क्या, यहां पर 10 AM मंडे हो जाएगा, 10 AM मंडे हो जाएगा। ऑप्शन बी यहां पर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जितना शिप मूव करेगा उतना ही अर्थ नीचे से स्लिप होकर के मूव कर जाएगी, क्योंकि दोनों की स्पीड सेम है। तो टाइम कैलकुलेशन यहां पर 10 AM मंडे आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 11 को देख लेते हैं कि इक्वेटर डज नॉट पासिस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग, कौन सी कंट्री से इक्वेटर पास नहीं कर रहा है। तो गैबोन याद रखिए, या सोमालिया, अफ्रीकन कंट्रीज भी आपको याद होनी चाहिए किससे पास हो रहा है, नहीं हो रहा है, इक्वाटोरियल ग्वेना या रवांडा। तो आई होप इसमें आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, बाकी गैबोन सोमालिया आपको शायद याद होंगे। ठीक है। तो करेक्ट आंसर यहां पर क्या होगा, जस्ट टेल मी गाइस व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन 3 और 4 यहां पर करेक्ट ऑप्शन होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री आर लोकेटेड ऑन इक्वेटर, तो इक्वेटर पर कौन सी कंट्री लोकेटेड है। ये देखो फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें आप एक्रोबैट या एक्रोनिम बना सकते हो, मेमोरी, निमोनिक्स या ट्रिक्स का इस्तेमाल कर सकते हो। ब्रूनी, कंबोडिया, केन्या, वेनेजुएला, फॉलोइंग कंट्रीज आर लोकेटेड ऑन इक्वेटर। बताइए, कंबोडिया या वेनेजुएला या केन्या, कौन सा आंसर होगा इसका। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग कोड गिवन बिलो। तो इसका 2 और 3 यही करेक्ट आंसर है। रेस्पॉन्ड कीजिए कमेंट बॉक्स में। अब क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ मूव कर रहे हैं। द लैटिट्यूड एट विच एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर रिमेन्स मिनिमम, द लैटिट्यूड एट विच एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर रिमेन्स मिनिमम इज। अब देखो, एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर और दूसरा होता है डायरेनल रेंज ऑफ टेम्परेचर। ये यूपीएससी या स्टेट पीसीएस या डिफरेंट अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, छोटे छोटे एग्जाम भी कई बार पूछ लेते हैं कि डायरेनल रेंज ऑफ टेम्परेचर हाईएस्ट कहां होगा और लोएस्ट कहां पर होगा। इसका मतलब है कि टेम्परेचर में बहुत ज्यादा यहां पर डिफरेंस नहीं होगा,
मतलब क्वेश्चन को इंटरप्रेट करें तो हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि वेयर टेम्परेचर वेरी मिनिमम मीन्स वेरिएशन इन टेम्परेचर seems टू बी मिनिमम। कहां पर मिनिमम होता है? आप कभी इक्वेटोरियल कंट्रीज में गए हो? इंडोनेशिया, मलेशिया या कुछ अफ्रीकन कंट्री या अमेरिकन कंट्री, क्या आप यहाँ इक्वेटोरियल रीजन या अमेजोन रेन फॉरेस्ट में गए हो? वहां आप देखोगे कि टेम्परेचर लगभग सिमिलर सा ही रहता है थ्रू आउट ईयर। इक्वेटर के आसपास टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर सीम्स टू बी अराउंड सेम, थोड़ा बहुत अप या डाउन होता है। अरे वहां छोड़िए, आप कनेक्ट कर लीजिए इंडिया को, जम्मू कश्मीर में चले जाइए या नॉर्दर्न इंडिया में आ जाइए, दिल्ली में आ जाइए, चलो दिल्ली में मान लीजिए, अभी देखो जून चल रहा है, टेम्परेचर कम से कम जा रहा होगा 40 डिग्री सेल्सियस डे टाइम में। नाइट में कितना होगा? लगभग 25-26 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, विंटर में कितना चला जाएगा? दिल्ली है भाई 4-5 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, कभी कभी तो उससे नीचे भी डिप हो जाता है ड्यूरिंग नाइट टाइम पीरियड। डे टाइम में कितना रहता है? वही 10-15-16 या 20 ऐसे मतलब रहता है विंटर टाइम पीरियड में। साउदर्न इंडिया में चेन्नई जाइए आप, देखोगे टेम्परेचर कितना है भाई? टेम्परेचर है लगभग 35 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, नाइट में कितना है? लगभग 32 डिग्री सेल्सियस। डे और नाइट में लगभग सिमिलर। अच्छा, विंटर में कितना है? विंटर में मे बी अराउंड 28 डिग्री सेल्सियस। मतलब विंटर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। यस, साउदर्न इंडिया में ज्यादातर विंटर एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो जितना जितना आप क्लोज जाओगे इक्वेटर के, उतना ही आप देखोगे कि वहां पर डायरोनल रेंज ऑफ टेम्परेचर कम है या एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर भी कम है। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पासिस थ्रू। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किससे पास नहीं होता है गाइस? जस्ट टेल मी। इजिप्ट है, इंडिया है, ईरान है या म्यांमार है? इजिप्ट, इंडिया, ईरान या म्यांमार? ये करेक्ट आंसर है इसका ईरान। तो ये भी फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पासिस थ्रू, किससे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास नहीं कर रहा है? बोलिविया, पैराग्वा, अर्जेंटीना। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न डज नॉट पासिस थ्रू या ब्राजील? सो जल्दी बताइए, ये लोअर सब इंस्पेक्टर का एग्जाम मतलब वो है। आंसर इसका बोलिविया। ठीक है। अब थिंक अबाउट विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, या थिंक अबाउट फॉलोइंग कंट्री ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पासिस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? कौन सी कंट्रीज से पास कर रहा है? ऑस्ट्रेलिया, नामीबिया, ब्राजील? ऐसा तो नहीं लग रहा है कि ये सारी कंट्री से पास हो रहा है। जस्ट टेल मी। रिमेंबर करना पड़ेगा आपको आंसर, मतलब ये सारी कंट्रीज। अब विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना हैपन इन इंडिया व्हेन सन शाइन वर्टिकली ओवर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न? ये आपकी अर्थ है, यहां आपका इक्वेटर है 0 डिग्री, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। और इंडिया यहां पर लाई कर रहा है। अब देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना हैपन इंडिया व्हेन सन शाइन वर्टिकली ओवर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न? अब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर यहां सन वर्टिकली राइज कर रहा है, तो इंडिया पर कैसा होगा? जनरली हायर प्रेशर होगा, यहां पर लो टेम्परेचर होगा, लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। तो ये कैसा है? ये ठंडी वाला टाइम है, सर्दी वाला टाइम है। हाई प्रेशर डेवलप ओवर नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 18 में, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट, विच डेट डे एंड नाइट आर इक्वल? डे एंड नाइट
आर ऑफ इक्वल ड्यूरेशन। तो इक्वल ड्यूरेशन तब होगा जब सन इक्वेटर के आसपास है। ये सन आपका डायरेक्ट ओवरहेड है इक्वेटर के। अब ये इक्वेटर के दो समय पर होता है, एक तो मार्च मंथ में होता है और या फिर एक सितंबर मंथ में होता है। तो जल्दी बताइए कौन सा ऑप्शन यहां पर होगा। तो टेक्निकली एक ही सितंबर वाला ऑप्शन आ रहा है 23। इन्होंने कंफ्यूज भी नहीं किया है, इजी क्वेश्चन था, इजी, क्वाइट इजी। वेयर आर डे एंड नाइट इक्वल थ्रू आउट द ईयर। थ्रू आउट ईयर डे और नाइट कहां पर है? तो ये भी एक इजी क्वेश्चन है, वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन। इक्वेटर पर द शॉर्टेस्ट डे ऑफ द ईयर, सबसे छोटा दिन, साल का सबसे छोटा दिन कौन सा होगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में? अरे भाई अगर आप नॉर्दर्न इंडिया में रहते हो, और मैं तो नॉर्दर्न इंडिया से ही क्लास ले रहा हूं या नॉर्थ ईस्ट से क्लास ले रहा हूं, तो आप जानते हो कि शॉर्टेस्ट डे कब होता है, लॉन्गेस्ट डे कब होता है। और वैसे भी रफ आइडिया होगा कि सर्दी में शॉर्टेस्ट डे होता है और लॉन्गेस्ट नाइट होती हैं, और ड्यूरिंग समर टाइम पीरियड लॉन्गेस्ट डे होता है, शॉर्टेस्ट नाइट होती हैं। तो भाई सर्दी कब आती हैं? दिसंबर में ही आती हैं, ठीक है। लेकिन यहां पर क्वाइट क्लोज दिया है ऑप्शन, हालांकि ये दोनों ही करेक्ट हो सकते हैं, 21 दिसंबर या 22 दिसंबर, बट वेरी एक्यूरेट आंसर सीम्स टू बी 22 दिसंबर। अगर 22 दिसंबर नहीं होता यहां पर तो आप वो भी मान सकते थे 21 या 23 सितंबर, मतलब दिसंबर, वो भी लगभग सही आंसर है, क्योंकि थोड़ा बहुत अप डाउन होता रहता है लिटिल बिट। लेकिन 22 दिसंबर इज द परफेक्ट आंसर, बिल्कुल एक्यूरेट सही आंसर है। अब देखो, आपको ज्योग्राफिकल टाइम स्केल याद होना चाहिए, या दो चार बार पढ़ लीजिए भाई, नहीं है तो क्लास अटेंड कर लीजिए, नहीं तो क्वेश्चन अटेंड कर लीजिए, या यूट्यूब पर लाइव क्लासेस अगर होती हैं तो वो देख लीजिए, बुक से स्टडी कर लीजिए। लेकिन ये आपको टाइम, ज्योग्राफिकल टाइम जनरली याद होना चाहिए। तो प्लिस्टोसीन, ग्रेट आइस एज एसोसिएटेड विद प्लिस्टोसीन। अब देखो क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ जाते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड हैज जनरली बीन कंसीडर्ड एज लिटिल आइस एज। फैक्चुअल क्वेश्चन है, अगेन टाइम स्केल से, तो टाइम स्केल वाले भाई क्वेश्चन कर लीजिए। तो ये है 1650 और 1870 एडी। करेक्ट आंसर इज सी हेयर। अब हम मूव कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। जस्ट ट्राई टू अटेम्प्ट इट गाइस। कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट, द फर्स्ट रेप्टाइल, फर्स्ट इंसेक्ट, सेल एनिमल, फर्स्ट मैमल। अच्छा, आपको मुझे पता है कि देखो कुछ भी नॉलेज नहीं है, आप नहीं जानते हो, मैं भी नहीं जानता हूं, लेकिन आप एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग या सेंस तो रखते हैं, मैं भी रखता हूं। चलो ट्राई करते हैं, अप्लाई करते हैं। तो आप खुद सोचो कि सेल वाले बहुत छोटे छोटे एनिमल पहले आए होंगे। आपने कई बार माइथोलॉजिकल टेक्स्ट में देखा होगा कि पहले सेल वाले एनिमल आए, फिर फिश पैदा हुई, प्रोबेबली फिश के बाद ही रेप्टाइल होंगे, डेफिनेटली, ठीक है। तो ऑर्डर आप जानते हो कि फिश का ऑर्डर पहले है और रेप्टाइल का ऑर्डर बाद में है, और मैमल्स का ऑर्डर उनसे भी बाद में होगा, क्योंकि मैमल्स को बनाना काफी कॉम्प्लेक्स है। मैमल्स में क्वांटिटी ऑफ ऑर्गन्स या स्ट्रक्चर, साइज या कॉम्प्लेक्सिटीज बहुत ज्यादा होती है। सेल वाले एनिमल में सबसे कम होती है, उनका साइज, स्ट्रक्चर, फंक्शनिंग काफी सिंपल होती है। उससे थोड़ा सा मॉडिफाइड वे में फिशेज में, और फिशेज से ज्यादा होता है रेप्टाइल्स में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सेल वाले एनिमल पहले पर, फर्स्ट इंसेक्ट दूसरे पर, फर्स्ट रेप्टाइल तीसरे पर, चौथा मैमल फोर्थ पर। तो 3, 2, 1, 4, क्या यही सीक्वेंस आ रही है? यस, 3, 2, 1, 4। इंसेक्ट होगा, मतलब सेल एनिमल होगा, इंसेक्ट होगा, रेप्टाइल होगा, मैमल होगा। तो ऐसे हम ऑर्डर मेंटेन कर सकते हैं, मतलब अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ये याद कर सकते हैं। अब कॉन्टिनेंट्स हैव ड्रिफ्टेड बिकॉज, भाई चिल्ला चिल्ला करके कह रहा है क्वेश्चन के प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी।
प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, आपने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पढ़ी होगी, उसके बाद में प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ी होगी। तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी अल्फ्रेड वेगनर ने दिया था, वो प्रूव नहीं कर पाए, हालांकि उन्होंने लॉजिक काफी अच्छा दिया, और उन्होंने एक्चुअली वो फाउंडिंग फादर भी हैं कि हमारे कॉन्टिनेंट्स ओवर ड्यू कोर्स ऑफ टाइम हैज मूव्ड, क्योंकि उनका जो करंट प्लेस है वो पास्ट में नहीं था, या फ्यूचर में भी जो कॉन्टिनेंट या मैप जिस स्ट्रक्चर में आज हमें नजर आता है वो शायद फ्यूचर में नहीं रहेगा। तो कॉन्टिनेंट्स हैव ड्रिफ्टेड, ये एक्सप्लेन किया प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी ने। ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन था, अब हम लास्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं, और आई होप गाइस आप इसे बिल्कुल करेक्टली अटेम्प्ट करोगे। इंडिया वाज पार्ट ऑफ एंशिएंट गोंडवाना लैंड। यस, गोंडवाना लैंड आप जानते हो, द साउदर्न पार्ट। सुपर कॉन्टिनेंट, इट इंक्लूड द फॉलोइंग लैंडमास। क्या साउथ अमेरिका को, अफ्रीका को, ऑस्ट्रेलिया को? भाई सब कुछ है साउदर्न वाला। आप जानते हो लॉरेसिया और गोंडवाना दो पार्ट थे। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पढ़ी होगी, टिथिस सी वगैरह के बारे में जानते होगे। वहां से पेंजिया, पहले जो अराउंड 250 मिलियन ईयर बिफोर एक पेंजिया था, 200 मिलियन ईयर बिफोर ये पेंजिया ब्रेक अपार्ट हो गया, और ये कॉन्टिनेंट्स एक दूसरे से मूव जाते रहे, दूर या उनकी तरफ जाते रहे। इसके लिए कई सारी एविडेंसेस दी हैं अल्फ्रेड वेगनर ने। जैसे अगर आप ईस्टर्न अमेरिका वाला पोर्शन देखोगे, वेस्टर्न अफ्रीका वाला, तो मैच कर जाता है, ठीक है। वैसे ही इंडिया का साउदर्न पार्ट देखोगे, ईस्टर्न अफ्रीका का ईस्टर्न पार्ट और ऑस्ट्रेलिया का नॉर्दर्न पार्ट, तो मैच कर जाता है। वैसे ही उन्होंने अटलांटिक ओशियन में देखा कि जो यूरोप है उसकी वेस्टर्न साइड और अमेरिका है उसकी ईस्टर्न साइड लगभग सिमिलर जैसा है। तो कई सारी चीजें उन्होंने एविडेंसेस वगैरह में दी, रेप्टाइल्स, फॉसिल फ्यूल्स या प्लांट के फ्यूल्स, ठीक है। तो इस तरह की कई सारी एविडेंसेस उन्होंने प्रूव की, और ये बताया कि अराउंड दिस टाइम पीरियड, लगभग 200 मिलियन ईयर बिफोर, ये कॉन्टिनेंट्स डिवाइडेड हो गए, पेंजिया ब्रेक डाउन हो गया, और कॉन्टिनेंट्स एक दूसरे के पास या एक दूसरे से दूर जाते रहे। तो यहाँ पर हम आज का डिस्कशन कंप्लीट करते हैं। आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन। फर्दर हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में और कंटिन्यू करेंगे अपना डिस्कशन। बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए अपना रिवीजन करते रहिए और अपनी चांसेस बढ़ाते रहिए, स्पेशली फॉर क्वालिफाइंग दिस एग्जाम। सो इट वाज नाइस discussion. Further we will meet in next lecture.